ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। जैसा कि हम लोग जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लक्ष्मीकांत बाई लक्ष्मीकांत का जो बुक है पॉलिटी इंडियन पॉलिटी का, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा, फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इस क्लास में चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 का इंपॉर्टेंट फीचर्स जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप कहा जाता है कि चार्टर्ड एक्ट्स में यह उठाया गया, या फिर इसको अगर एक लाइन में अगर इसको समराइज करना हो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 को, तो आप कह सकते हैं ना कि भारत का केंद्रीयकरण करना, भारत का एकीकृत करना। तो फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, जैसे किस प्रकार से हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट में और पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा कि बंगाल्स के गवर्नर जनरल जो है वो उनको चीफ बना दिया गया और उनके सबऑर्डिनेट बनाया गया मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल्स को, मतलब उनके अधीनस्थ कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, तो उसमें फिर आता है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, जिसके अंतर्गत जो है पूरे के पूरे भारत को, पूरे के पूरे इंडिया को जो है अंडर वन अम्ब्रेला लाया गया और उसका केंद्रीयकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर जानेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले ही पढ़ लिया था हम लोगों ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में, को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब जो मुख्यालय होगा ब्रिटिश का वो होगा बंगाल में। पूरे के जितने भी इंडियन टेरिटरीज और इंडियन में ब्रिटिश का पोजीशन था, ठीक है, वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीनस्थ में और सबऑर्डिनेट में आ गया और पूरे के पूरे भारत का हेड जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी भूभाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, शासन व्यवस्था थी, उस सब का जो है देखरेख इनके अंडर में आ गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और पहले से ही गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और बंबई और जितने भी छोटे मोटे प्रोविंसेस थे सब तो इनके अंडर में थे ही। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने का एक कह सकते हैं ना, इसका केंद्रीयकरण किया गया और एकीकृत किया गया पूरे के पूरे भारत में। आगे जो है सिविल मिलिट्री पावर, जितने भी सिविल पावर थे और मिलिट्री पावर थे, ठीक है, पुलिस वगैरह, वो सब के सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी जो थी, पूरी की पूरी अथॉरिटी ओवर एंटायर इंडिया, वो अब गवर्नर जनरल के अंडर में आ गया। कि मतलब जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर होंगे वो पूरे के पूरे भारत का, सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे के पूरे भारत का वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में आ गया। आगे है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, याद नाम रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक वर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर सेंट्रलाइजेशन और आफ्टर एक्ट ऑफ 1833। मतलब 1833 के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रथम जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे भारत का बनाया गया। अब हम लोग दूसरा इसका फीचर्स देखेंगे, वह है डिप्राइव गवर्नर ऑफ बंबई एंड मद्रास लेजिस्लेटिव पावर्स। पहले ही देख लिया हम लोग कि सिविल और मिलिट्री पावर्स अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में आ गया। तो जो मद्रास जो प्रोविंस था, ठीक, प्रेसिडेंसी थी, और जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, इसका जो लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब इसमें जो कैसे लेजिस्लेटिव पावर मतलब विधायिक फंक्शंस या शक्ति, वो छीन लिया गया। अब जो भी नियम कानून बनाएंगे वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएंगे। ठीक है, प्रोविंसेस, इस प्रोविंस से भी रिलेटेड, मतलब बंबई से संबंधित भी अगर कोई कानून बनता है, कोई लॉ आता है, कोई रेगुलेशन आता है, मद्रास से संबंधित भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, या ऑल ओवर इंडिया जहां तहां भी ब्रिटिश का पोजीशन है और इंटायर टेरिटरीज पे जहां भी ब्रिटिश का कह सकते हैं कि प्रोविंस है, वो सारे के सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में आ गया। और यह पावर जो है गवर्नर ऑफ बंबई और मद्रास के हाथों से छीन लिया गया। आगे है लॉ मेड ईयरलियर कॉल्ड रेगुलेशन। और देखिए हम लोग पहले ही पढ़ा था रेगुलेशन एक्ट और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। तो दे वेर अ रेगुलेटिंग एक्ट, वह एक रेगुलेटिंग लॉ था, ठीक है, रेगुलेशंस था। लेकिन इसके बाद चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के बाद जो भी नए प्रस्ताव आते थे, जो भी नए नियम कानून बनते थे, वह एक एक्ट का रूप लेने लगा, मतलब अब उसे एक्ट कहा जाने लगा। ठीक है, वो अब एक्ट
के नाम से जाने लगा। पहले जो भी होता था वह एक रेगुलेशन के नाम से जाना जाता था। आगे है कि इंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एक सिर्फ कमर्शियल बॉडीज के एक्टिविटीज के तौर पे नहीं देखा जाने लगा। पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों, और कह सकते हैं वहां की जो ब्रिटिश था, या ब्रिटिश पार्लियामेंट कहें या ब्रिटिश सरकार या फिर वहां की महारानी जो वहां की शासन व्यवस्था थे, उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि चलो भाई आपको हम एकाधिकार देते हैं, मोनोपोली देते हैं कि आप भारत में जाके व्यापार करें, ट्रेड करें, और ट्रेड के साथ साथ वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा था। ठीक है, तो अब जो है उसकी जो एक्टिविटीज थी एज ए सिर्फ कमर्शियल बॉडी, ये नहीं रहा। इसके साथ साथ जो है इन्हें कहा गया कि इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी एंड हायर एंड सक्सेसर। कहने का मतलब है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्थिक गतिविधि थी उसे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त है, या फिर उसकी जो कमर्शियल जो बॉडी है उसकी उपाधि वो हटा ली गई। इसके साथ साथ जो है एक ट्रस्ट के रूप में, मतलब ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक ट्रस्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और कमर्शियल बॉडी की जो फंक्शंस और रोल्स थे वो तो खैर करेंगे ही, लेकिन अब उसके साथ एक ट्रस्ट जोड़ दिया गया, ट्रस्टी। ठीक है, ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, मैजेस्टी इन द सेंस ब्रिटिश क्वीन और ब्रिटिश जो कि वहां की महारानी थी, उनका मैजेस्टी है, उनके हायर्स और सक्सेसर है। ठीक है, तो अब देखिए सिर्फ कमर्शियल बॉडी, अब देखिए कोई एक बिजनेस होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जो है और उसके जो चेयरमैन है दे आर द बिजनेसमैन, बट द टाटा ग्रुप दे आर द ट्रस्ट। तो ये डिफरेंसेस है कि अब जो है उनके सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया गया, उसे एक ट्रस्ट के रूप में देखा जाने लगा। किसका ट्रस्ट? तो ब्रिटिश का ट्रस्ट। आगे है ओपन कंपटीशन। इसके साथ साथ एक जो चीज इसमें आया, एक जो परिवर्तन आया, रिफॉर्म्स आया, वो है कि सिविल सर्विसेज में अब इंडियंस की भी नियुक्ति होने लगी, और उसके साथ साथ जो है सिलेक्शन फॉर द सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन, मतलब खुली प्रतियोगिता जैसे आजकल होते हैं वैसे ही करवा लें, लेकिन आजकल के जैसे नहीं होते थे। मतलब कहने का मतलब है कि अब इंडियंस को भी उसमें समाहित होने लगे, भारत लोग भी अब सिविल सर्विसेज में आ सके, ऐसे ही प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया, एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो ओपन कंपटीशन मतलब अब जो है इस कंपटीशन में, सिविल सर्विसेज के कंपटीशन में इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें इस एक्ट में एक और प्रावधान था कि अलाउड इंडिया टू होल्डिंग एनी पोजीशन। एनी पोजीशन इन द सेंस होता क्या था ब्रिटिश समय में कि जैसे अब कोई अंग्रेज जो है कोई गलती करता है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो होता क्या था कि उस अंग्रेज को अगर कोई पनिश करता था ना, मतलब अगर न्याय व्यवस्था होती थी, मतलब मान लो जुडिशरी है, तो न्यायपालिका में सिर्फ अंग्रेज जो न्यायाधीश होते थे वही अंग्रेजों को फैसला सुना सकते थे, और जो ब्रिटिश जो पीपुल्स थे, मतलब ब्रिटिश सिटीजन के लिए सिर्फ ब्रिटिश जज ही फैसला सुना सकते थे, और जो इंडियन लोग अगर कोई गलती करते थे तो ब्रिटिश वाले भी सुनाते थे और इंडियन जज भी उसे पनिश करते थे। तो ये जो है एक प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इंडियंस के साथ, और जो है कह सकते हैं कि पूरे के पूरे भारत के इंडिजिनियस पीपुल के साथ। तो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए कहा गया इस एक्ट के अंतर्गत कि अब इंडियंस जो है कोई भी पोजीशन हेल्ड कर सकते हैं। मान लो भारत के भी न्याय जो अधिकारी होंगे, वो मजिस्ट्रेट होंगे, वो अब ब्रिटिश के लोगों को भी पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में तो ऐसा लाया गया, लेकिन इसके एक भारी अपोजिशन हुआ। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश लोग ऐसा अपने आप को सुपीरियर रेस समझते थे, व्हाइट सुप्रीमेसी की फॉर्मूला में चलते थे, और वो ऐसा चाहते थे कि नहीं, जो ब्रिटिश के लोग अगर कुछ गलती करता है तो उसको पनिशमेंट सिर्फ गोरे लोग ही देंगे, इंडियंस और ब्लैक पीपल उस पर अपने न्याय या फिर उसे पनिश नहीं कर सकते हैं। तो इस एक्ट को, मतलब इस प्रावधान को कि भारत के लोग किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं, किसी भी पद पे बैठ सकते हैं, मतलब एक आफ्टर कंपटीशन फाइट करने के बाद, तो इस ये जो प्रावधान है इसे फिर वापस ले लिया गया, ये निगेटेड हो गया, मतलब इसे रद्द कर दिया गया आफ्टर अपोजिशन किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम लोगों ने कल पढ़ा ही था पिट्स इंडिया एक्ट में। तो ये जो है कि अलाउ जो किया गया था इंडियंस को, इस प्रावधान को फिर वापस ले लिया जाता है, इसे रद्द कर दिया जाता है। खैर सिविल सर्विसेज में तो इंडियंस जाने लगे, लेकिन सभी पदों पर इंडियंस आसीन नहीं हो सकते हैं। तो ये पूरी के पूरी चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 हमने पढ़ा। हम ज्यादा समय नहीं लेते, यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।